बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारी सीरीज राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 की चल रही है। उसमें अपन यूनिट नंबर 1 कृषि खाद्य प्रणाली का रूपांतरण पढ़ रहे हैं। उसमें विभिन्न उपयोगी टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं, जिसमें कृषि उत्पादन पढ़ लिए हैं। कौन कौन से जो कृषि उत्पादन में कौन कौन सा स्थान है राजस्थान का, खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान में कितना रहा, तिलहन उत्पादन राजस्थान में कितना रहा, गन्ना उत्पादन में राजस्थान कितना रहा और कपास उत्पादन में कितना रहा, ये सब अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। पिछले वीडियो में अपन भू उपयोग सांख्यिकी का उपयोग किया है। राज्य में कृषि के लिए योगदान कितना रहा, वृद्धि कितनी हुई, जल संसाधन, कृषि विपणन, पशुपालन व डेयरी जैसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उन्होंने अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अगले इस वीडियो में अपन कृषि एवं खाद्य प्रणाली रूपांतरण वाला जो फर्स्ट चैप्टर है इसका पूरा पढ़ लेंगे, जिससे यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उससे पहले ये आने वाले सभी एग्जामों में RSO, SI, वीडियो, पटवार जैसे एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो एग्जाम होते हैं राजस्थान के, उनमें तो महत्वपूर्ण है ही सही, और भी छोटे मोटे एग्जाम में भी है बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से, इसलिए अपन को पढ़ना जरूरी है। ये सभी आंकड़े मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें उपलब्ध होगी आप सभी को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। इसलिए अपन बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आपका भी कीमती समय खराब ना हो और अपन परफेक्ट बातें इस वीडियो में सीखें। चलते हैं कृषि खाद्य प्रणाली रूपांतरण में। कृषि वाले चैप्टर में कृषि किस प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मजबूत करती हैं और अर्थव्यवस्था में समृद्ध भूमिका निभाती हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं पिछले वीडियो में, उन वीडियो का अध्ययन करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखते हैं इस वीडियो में प्रचलित मूल्य, स्थिर मूल्य पर कितना योगदान रहा, उनका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है। इसके अलावा भू उपयोग सांख्यिकी कितनी रही, प्रचलित जोधारक कितना रहा, उनका अध्ययन भी अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है। चलते हैं आगे। ये कृषि जलवायु प्रदेश 10 पढ़ लिए। कौन कौन से उत्पादक जो फसलें थे उनका योगदान भी पढ़ लिया। ये देख लो, ये बार बार पूछा जाता है, राय और सरसों का राजस्थान में कौन सा स्थान, प्रथम स्थान। कितना योगदान देश की GDP में, देश के मतलब कुल उत्पादन में कितना स्थान राजस्थान का, 43.43, बाजरे में 41.34, कुल तिलहन में 23.61, मोटा अनाज में 14.21, गवार में राजस्थान का 88.80% योगदान। और राजस्थान का इन पांचों में क्या है, प्रथम स्थान है। मूंगफली में राजस्थान का द्वितीय स्थान है, 19.91 देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। चना में राजस्थान का तीसरा स्थान है, कुल दलहन में तीसरा स्थान राजस्थान का, सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ये सब पढ़ लिए है अपन ने। विभिन्न योजनाओं का अध्ययन भी कर लिया है, जिसमें से बीज के लिए जो कौन कौन सी योजना पड़ी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना पढ़ ली। नई फसल किस्मों का प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाएगी, उनका अध्ययन अपन ने कर लिया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैव एवं नैनो उर्वरक क्या होते हैं, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना कब चलाएगी, इनका अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड, 0% ब्याज दर अल्पकालीन फसली ऋण, कृषि अवसंरचना निधि, इनका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, कृषि कल्याण का अध्ययन कर लिया है। किसानों को जो क्षमता निर्माण है उनका भी अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया है, इसलिए उनको ध्यान से देखें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी योजनाएं, इनका अध्ययन करते रहें और देखते रहें क्लासेस बीजे क्लासेस जयपुर पर। ये सारे मिशन पढ़ लिए हैं। गेहूं एवं दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन, मोटे अनाज हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, श्री अन्न हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन पढ़ लिए हैं अपने। वाणिज्यिक फसलों के लिए पढ़ लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, अनुकूलन परीक्षण केंद्र, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये आई हैं। कितने जिलों में 100 आकांक्षी कृषि जिलों के समग्र विकास में कृत की है। और राजस्थान कितने जिले इसमें शामिल है, राजस्थान के 8 जिले शामिल है। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जालौर इसमें शामिल है। इसके अलावा फसल कटाई के बाद प्रबंधन का अध्ययन भी अपन ने पिछली वीडियो में कर लिया है। राजस्थान की भंडारण क्षमता कितनी है, 17.25 लाख मीट्रिक टन। ये देख लो आंकड़े। अब शुरुआत करते हैं प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण से शुरुआत करते हैं। प्रसंस्करण खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, कटाई उपरांत होने वाली हानियों को कम करने तथा उत्पादों को बाजार मूल्य में वृद्धि
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आर्थिक विकास को प्रेरित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 राइजिंग राजस्थान समिट 2024 को हुई थी। कब हुई थी? 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुई थी, जिनके अंतर्गत निवेशकों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय के साथ माध्यम से कुल 2524 समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप भी दिया गया, जिनके माध्यम से 43,794 करोड़ रुपए के कुल निवेश प्रस्ताव पारित हुए। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण के लिए पीएमएफएमई योजना लाएगी। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण योजना वर्ष कब लाएगी? 2020-21 से 2024-25 के लिए प्रस्तावित थी। कब तक? 2020-21 से 2024-25 के लिए प्रस्तावित थी, जिसे अब 2025-26 तक विस्तारित कर दिया है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। कौन इसको संचालित कर रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार। इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार कितना है? 60/40%। कितना है? 60/40%। अनुदान राशि संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाती है तथा 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के पश्चात ऋण खाते में समायोजित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण जो इकाई स्थापित कर रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करता है, जैसे गेहूं के लिए खाद्य प्रसंस्करण स्थापित कर रहा है, आलू के लिए, चिप्स बनाने के लिए, तो अथवा विस्तार हेतु 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्रावधान है। तो व्यक्तिगत जो श्रेणी है उसमें आवेदक को कितना रुपये? 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक अनुदान देने का प्रावधान है। यह योजना सभी प्रकार की लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की भी अनुमति देती है, और ये योजनाएं सभी प्रकार के जो लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनकी स्थापना की अनुमति देती हैं। और वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 2048 व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1518 आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर बैंकों को प्रेषित कर दिया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आंकड़े। 8 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में 1 दिवसीय राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव कब हुआ? तो 8 सितंबर 2025 को। किसकी अध्यक्षता में? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सफल आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में राज्य भर से मसाला उत्पादक किसान शामिल रहे, व्यापारी शामिल रहे, निर्यातक, अन्य प्रमुख हितधारकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्टॉल प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन, संवाद सत्र तथा B2B बिजनेस टू बिजनेस कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। राजस्थान में मसाला प्रसंस्करण, व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसकी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में, द्वारा विकसित राज स्पाइस ऐप किससे संबंधित है? कृषि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। किसके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा। का शुभारंभ सम्मेलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अब तक इस ऐप पर लगभग 4000 व्यापारियों ने भी पंजीकरण करवाया है। तो ये याद रखना, राज स्पाइस ऐप क्या है, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इनका बारे में अध्ययन रखना है। विपणन जो मार्केटिंग है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कृषि विपणन किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने, कृषि विपणन क्या कार्य करता है? किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने, कृषि उत्पादों के कुशल वितरण को सुगम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी विपणन प्रणालियां मूल्य स्थिरीकरण में सहायक होती हैं तथा आधुनिक जो कृषि पद्धतियों में निवेश को भी प्रोत्साहित करती हैं, जिससे अंततः सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण समुदाय सशक्त होते हैं। परस्पर जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था में सशक्त कृषि विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादों के विपणन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार है। कौन कौन से जो कृषि विपणन के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उनमें सर्वप्रथम कृषि उपहार योजना। कृषि उपहार योजना क्या है? यह योजना ई नाम पोर्टल के माध्यम से, किस नाम से? ई नाम पोर्टल के माध्यम से संचालित होती हैं, जिसके अंतर्गत ई नाम के माध्यम से अपनी उपज विक्रय करने वाले व्यक्तिगत उत्पादक, जो ई नाम के माध्यम से अपनी उपज का विक्रय करते हैं व्यक्तिगत उत्पादक, किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। उसके माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है और किसानों को 10,000 रुपये मूल्य की उपज बिक्री पर एक कूपन तथा ई नाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से उपज के मूल्य के गुणक के अनुसार अतिरिक्त कूपन भी प्रदान किए जाते हैं। तो 10,000 रुपये में कितना? एक कूपन प्रदान किया जाता है। किस योजना के तहत? कृषक उपहार योजना के तहत। आगे चलते हैं, सहकारी विपणन संरचना। राज्य में 285 क्रय विक्रय सहकारी समितियां। तो क्रय विक्रय समितियां कितनी है? 285। फल तथा एवं सब्जी विपणन सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान सहकारी विपणन समितियों द्वारा उपभोक्ता
वस्तुओं, कृषि आदानों तथा कृषि उपज का क्रमशः इतने इतने रुपए का विपणन किया गया। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 कब हुआ था? 9 मई 2025 से 18 मई 2025 तक। कहाँ पर हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इस मेले में राज्य एवं अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के प्रसिद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विक्रय हेतु प्रस्तुत किया गया। तो राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 कब हुआ? 9 मई 2025 से 18 मई 2025 तक। कहाँ पर हुआ? JKK में, जयपुर में। मंडी प्रांगण एवं अवसंरचना विकास कार्य भी सरकार के द्वारा किए गए। सहकारी उपभोक्ता संरचना, जिसमें बाजार में काली बाजारी एवं वस्तुओं की कृत्रिम कमी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु सहकारी संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं तथा उचित मूल्य पर भी उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवा रही हैं। इस उद्देश्य से 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत हैं। तो 38 सहकारी थोक भंडार है राजस्थान में, 38 सहकारी थोक भंडार राजस्थान में स्थित हैं, जिनमें से 33 जिला स्तर पर कार्यरत है तथा राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ कॉनफेड जिसे कहा जाता है, उपभोक्ता क्षेत्र में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। तो शीर्ष संस्था के रूप में कौन कार्य करता है राजस्थान में? राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ कॉनफेड। वर्ष 2025-26 के दौरान 1516 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 1073 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया गया। समृद्ध खेती के लिए पशुधन। अब पशुधन के लिए पढ़ते हैं। पशुधन में क्या क्या है राज्य सरकार में? पशुधन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाएगी, उनका अध्ययन करते हैं। तो राज्य में पशुपालन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। विशेष रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, ये विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। कौन? पशुधन। शुष्क पश्चिमी क्षेत्रों में पशुपालन सूखे और अकाल की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। ग्रामीण गरीबों को स्थिर एवं सतत आजीविका प्रदान करता है। कौन? पशुगणना 2019 में राज्य में कुल कितने पशुधन है? 568 लाख पशुधन। कितने? 568.01 लाख पशुधन राज्य में स्थित हैं। इसमें से कुक्कुट पक्षी कितनी है? 146.23 लाख कुक्कुट पक्षियों की संख्या दर्ज की गई है। राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना? 10.60% हिस्सा है। कितना है? 10.60% पशुधन राजस्थान में है। इसमें देश के 7.24% मवेशी, 12.47% भैंस। तो मवेशी कितने हैं? 7.24%, 12.47% भैंसे, 14% बकरियां राजस्थान में निवास करती हैं, 10.64% भेड़ें राजस्थान में स्थित हैं, 84.43% ऊँट भी राजस्थान में हैं, जो सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं। वर्ष 2023-24 ने देश के कुल दूध उत्पादन में कितना? 14.51% था। उन उत्पादन में 47.53% का योगदान दिया है। ये पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पशुगणना जो 2019 हुई थी उसमें कुल पशुधन कितना है राजस्थान का? 568.01 लाख है। और कुक्कुट पालन कितना है? 146.23 लाख। इसके अलावा राज्य में देश का कुल पशुधन का लगभग कितना प्रतिशत है? 10.60%। गायें कितनी है राजस्थान में? 7.24% देश की। भैंसें कितने हैं भारत की? 12.47%। बकरियां कितनी है? 14%। भेड़ें कितनी है? 10.64%। ऊँट कितने हैं? 84.43%। और वर्ष 2023-24 में देश ने कुल दूध उत्पादन में कितना? 14.51% के साथ देश में दूसरे स्थान पर रहा। कौन? राजस्थान। तथा ऊन उत्पादन में 47.53% का योगदान राजस्थान का है। राज्य पशुधन में कुशल स्वास्थ्य देखभाल और आनुवंशिक सुधार के लिए संस्थाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से सेवाओं के एकीकृत पैकेज की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। साथ ही पशुपालकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं। कौन कौन से? तो राज्य में पशु चिकित्सा क्लिनिक संस्थाएं कितनी है? तो पॉलीक्लिनिक कितनी है? दिसंबर 2098। ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय 873 प्रथम श्रेणी के। पशु चिकित्सालय कितने? 2243। पशु चिकित्सा उपकेंद्र 7712। जिला चल पशु चिकित्सा इकाई कितनी है? 34। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जैसे पशु चिकित्सालय पूछे जा सकते हैं। कितने? 2243। दूध का उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना था? 26,572 टन से बढ़कर 2023-24 में कितना? 34,733 टन। तो ये उत्पादन पूछा जा सकता है दूध का उत्पादन कितना हुआ 2023-24 में? तो 34,733 टन। इसी प्रकार इसी अवधि में अंडों का उत्पादन कितना था 2019-20 में? 2698 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.087 मिलियन हो गया है।
मांस का उत्पादन कितना रहा? मांस का उत्पादन 2023-24 में 160 लाख किलोग्राम। मांस का उत्पादन तो 200,000 टन तो 2019-20 में था, जो 2023-24 में बढ़कर कितना 246,000 टन हो गया है। ऊन उत्पादन कितना रहा? 2019-20 में 144 लाख किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 160 लाख किलोग्राम हो गया है। यह आंकड़े देख सकते हो। पशुधन उत्पादन दूध उत्पादन में कितना 2023-24 में 34,733,000 टन, मांस उत्पादन में 247,000 टन, अंडा उत्पादन में 10 लाख पर 3,087 10 लाख इंटू 10 लाख कर लो। ऊन उत्पादन कितना है? 160 लाख किलोग्राम। पशुधन रोगों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 571.90 लाख टीकाकरण भी किए गए और नस्ल सुधार के लिए 2.49 लाख बड़े पशु और 4.47 लाख छोटे पशु बंध्याकरण किए गए और 17.09 लाख कृत्रिम गर्भाधान भी सरकार के द्वारा करवाए गए। पशुधन विकास में राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं? तो राजस्थान में पशुधन विकास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण में सुधार करना है। राज्य नस्ल सुधार, चारा विकास, सुदृढ़ पशु चिकित्सा सेवाएं जैसी संधारणी प्रयासों को भी बढ़ावा देती हैं। पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति देख लीजिए। 700 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनाए जाएंगे, 2 नए पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे, 151 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के क्रमोन्नत कर पशु चिकित्सालय, 101 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे, 50 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर पॉलीक्लिनिक पशु चिकित्सालय बनाया गया। 2423 नवीन पद इसमें सृजित किए, किसमें? पशुओं के क्षेत्र में, पशुपालन में। पशुपालकों को कॉल सेंटर 1962, तो कॉल सेंटर पशुपालकों के लिए कॉल सेंटर कौन से नंबर? 1962 के माध्यम से 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2025-26 में 59.82 लाख पशुओं के उपचार से 15.30 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। ये सभी आंकड़े हैं जो पशुपालकों के लिए सरकार के द्वारा किए गए पशुपालकों के घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए चिकित्सा आपातकालीन सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा भी सेवा शुरू की गई। तो मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा किन नंबरों पर? 1962 में शुरू की गई है। खुरपका एवं मुंहपका रोग जो कि सर्वाधिक होता है, तो रोकथाम कार्यक्रम के 5वें चरण के अंतर्गत 1.86 करोड़ गाय एवं भैंसों का निःशुल्क टीकाकरण भी किया गया। कितने का? 1.86 करोड़ पे। लंपी स्किन जो 2024-25 या 25-26 में आया था कि रोकथाम के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान 108.30 लाख गायों का भी निःशुल्क टीकाकरण किया गया। तो लंपी स्किन डिजीज 2025-26 में कितने का? 108.30 लाख गायों का भी निःशुल्क टीकाकरण किया गया। पशुधन की सुरक्षा, देखभाल और देसी नस्लों के संरक्षण हेतु पशु कल्याण पहले कौन कौन सी चलाई गई? तो ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन। ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन के अंतर्गत ऊँट प्रजनन को प्रोत्साहित करने तथा नवजात ऊँट सावों को, जिसे टोडी कहा जाता है, नवजात जो ऊँट सावक है उनको क्या कहा जाता है? टोडी, के पालन पोषण और पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमार पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 200। इस वृद्धि से पशुपालकों को अधिक प्रभावी पशु चिकित्सा सेवाएं तथा महंगी दवाओं के आर्थिक बोझ से भी राहत मिलती है। पशुपालक कल्याण पहले कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 के दौरान 10.63 लाख पशुओं के बीमा कवरेज हेतु 5.54 लाख परिवार को निःशुल्क बीमा पॉलिसियां जारी की गई। कितने को? 10.63 लाख पशुओं के लिए 5.54 लाख परिवारों को निःशुल्क बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं। वर्ष 2025-26 में भी कुल 42 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री मंगला जो पशु बीमा योजना है उसमें पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज कितने को प्रदान किया जाएगा? तो 42 लाख पशुओं को, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट जैसी देसी पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया गया। कितने से? 1 दिसंबर 2025 से। इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का 100% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बीमा प्रीमियम 100% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये, इसको याद रखना, आने वाले सभी एग्जामों में पूछी जा सकती है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के गरीब एवं अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से
पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा किसके लिए? राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के गरीब एवं अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। कब तक बनाया गया है? 24 जून से 9 जुलाई तक शिविरों का आयोजन किया गया। इसमें इन शिविरों के दौरान 25.19 लाख बीमार पशुओं का उपचार किया गया तथा 23.21 लाख पशुओं की विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण भी किया गया, जिससे 6.63 लाख पशुपालक लाभान्वित भी हुए हैं। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित शिविरों के माध्यम से 21 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया। तो ग्रामीण सेवा शिविर अभियान भी 2025 में सरकार के द्वारा लाया गया। इसके अलावा कौन कौन सी योजना? राज्य सदस्य सुरक्षा कवच बीमा योजना, जिसका 9वां चरण सरकार के द्वारा लाया गया। तो यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसे 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू किया गया है। कब? राज्य सदस्य सुरक्षा कवच बीमा योजना कब लाएगी? 1 फरवरी 2025 को। यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जो 31 जनवरी 2026 तक लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में कितने रुपए? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की राशि पशुपालक को दे हैं। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर तक 1,12,176 दूध उत्पादकों की बीमा किया गया है। इसके अलावा सरल सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, दिसंबर 2025 तक सरल सामूहिक आरोग्य बीमा योजना को कौन सा चरण? 19वां चरण चलाया गया। इसमें कुल 33,516 दूध उत्पादकों को बीमा किया गया है। सरल सामूहिक आरोग्य बीमा योजना दिसंबर 2025 तक। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादकों को दी जाने वाली राशि के अनुदान सहायता राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिए? 5 रुपये प्रति लीटर कर दिए। वर्ष 2022-23 में की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान 650 करोड़ रुपए के प्रावधान के रूप डीबीटी के माध्यम से 519 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित कर दी गई। तो 2025-26 में कितना बजट रखा गया था? 650 करोड़ रुपए। सक्रिय जो मछुआरे हैं राजस्थान के लिए समुद्र दुर्घटना बीमा योजना भी चलाएगी। इस योजना के अंतर्गत मछली पकड़ने की गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के लगभग 20,000 मछुआरे इस क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं और वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के माध्यम से 5,501 सक्रिय मछुआरों को समुद्र दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कवर भी किया गया है। तो ये याद रखना, समुद्र दुर्घटना बीमा योजना किसके लिए है? तो मछुआरों के लिए। गौपालन, तो गौपालन के लिए मतलब जो गौ का पालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं, उनके लिए क्या क्या योजना सरकार के द्वारा लाएगी? तो राज्य गौ वंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 एवं 2021 के अंतर्गत राज्य जो गौ वंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 एवं 2021 के अंतर्गत गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के माध्यम से सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए देशी गौवंश नस्लों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा भी देती हैं। इसके अंतर्गत गौपालकों एवं गौशाला प्रतिनिधियों के लिए जैविक खेती, चारा उत्पादन तथा गौ उत्पादों के मूल्यवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। साथ ही पंचगव्य के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौशाला विकास योजना कौन सी चलाएगी? तो राज्य सरकार पंजीकृत गौशाला में आधारभूत संरचना जैसे पशु शेड निर्माण करना, चारा भंडार, गौपालक आवास गृह, जल टंकियां आदि का निर्माण भी सरकार के द्वारा करवाया गया है। इस योजना के तहत इसमें जन सहभागिता भी होती है। कितनी? 90:10। 90 तक इसका सरकार का देय होता है और 10% जन सहभागिता के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। तो सरकार के द्वारा कितने रुपए की? अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। और दिसंबर 2025 तक 12 गौशालाओं को 1.10 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान कर दी गई है। पंजीकृत गौशालाओं हेतु अनुदान भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत गौशालाओं, कांजी हाउसों, नंदीशालाओं में अनुपयोगी, दुर्घटनाग्रस्त एवं रोगग्रस्त मवेशियों के लिए चारा एवं पानी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 1 अप्रैल 2025, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। 1 अप्रैल 2025 से सहायता दरों में वृद्धि करते हुए बड़े पशुओं के लिए 44 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन दिए जाएंगे। तो बड़े पशुओं के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे? प्रत्येक दिन 50 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। तथा छोटे पशुओं के लिए 22 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये। तो छोटे जो पशु हैं उनके लिए 25 रुपये सरकार के द्वारा प्रतिदिन दिए जाएंगे। और कितने दिनों के लिए? 270 दिनों की अवधि के लिए कर दी गई है। दिसंबर 2025 तक विभिन्न जिलों में इतने राशि करोड़ रुपए की खर्च की गई। ये याद रखना, पंजीकृत गौशालाओं में अनुदान कितना रुपये दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से? तो बड़े पशुओं के लिए 50 कर दिए 44 से बढ़ाकर, और छोटे पशुओं के लिए 22 से बढ़ाकर 25 कर दिए हैं। कितने दिनों के लिए दी जाएगी? 270 दिन के लिए। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना, तो पंचायत स्तर पर
पंचायत जो समिति हैं उन पर स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना भी सरकार के द्वारा लाएगी। यह योजना आवारा जो नर पशु हैं, जो पशुओं की समस्या के समाधान हेतु पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाओं की स्थापना के लिए लागू की गई है, जिसमें 90:10 के अनुपात में सरकार एवं जन सहभागिता से वित्त पोषण किया गया है। ग्राम गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना क्या है? तो ये योजना ग्राम पंचायत स्तर पर आवास पशुओं जो आवारा जो पशु होते हैं उनके आश्रय हेतु गौशालाओं अथवा पशु आश्रय स्थलों की स्थापना पर केंद्रित है। इसकी अनुमानित स्थापना लागत कितनी है? 1 करोड़ रुपये है, जिसमें 90:10 90 कौन देगी? सरकार देगी, और 10% कौन देगा? जन सहभागिता के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। वध तस्करी से बचाए गए गौवंश हेतु अनुदान भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गौशाला में रखे गए वध अथवा तस्करी से बचाए गए गौवंश की देखभाल हेतु अधिकतम 1 वर्ष तक सहायता प्रदान सरकार के द्वारा की जाएगी। मूल्य संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा किए गए हैं। अब बढ़ते हैं डेयरी विकास। तो राजस्थान में डेयरी विकास कितना रहा? तो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समिति के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। दिसंबर 2025 तक कुल 19,643 डेयरी सहकारी समितियाँ। तो डेयरी सहकारी समितियाँ राजस्थान में कितनी है? 19,643 डेयरी सहकारी समितियाँ हैं। 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों, तो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कितने हैं? 24, और एक राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसे RCDF के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1977 में की गई। कब की गई? 1977 में की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। जो शीर्ष निकाय है कहाँ की? राज्य स्तर की, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, 1977 में इसकी स्थापना की गई। 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है, और कुल डेयरी सहकारी समिति कितनी? 19,643। विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं और संसाधनों के माध्यम से जिला दुग्ध संयंत्रों की स्थापित दूध प्रसंस्करण क्षमता 51.40 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। कितनी? 51.40 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। दिसंबर 2025 तक राजस्थान कोऑपरेटिव जो डेयरी फेडरेशन है RCDF से संबद्ध दुग्ध संघों द्वारा प्रतिदिन औसतन 30.29 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की गई है। तो 30.29 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की जाती है। किसके द्वारा? RCDF के द्वारा, दूध संघों के द्वारा। वर्तमान में 10 लाख दूध उत्पादक सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो दूध के लिए पूरे वर्ष पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। दिसंबर 2025 तक इन दूध संघों ने 4,304.91 करोड़ की राशि दूध उत्पादकों को भी वितरित की है। डेयरी विकास क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है। डेयरी विकास में क्या क्या योगदान रहा सरकार का? तो औसत दूध संकलन कितना रहा? लाख प्रतिदिन में। तो दिसंबर 2025 तक 30.29 लाख किलोग्राम प्रतिदिन। औसत दुग्ध उत्पादन कितना है? 22.60 लाख लीटर प्रतिदिन। पशु आहार विक्रय 219 मीट्रिक टन, 2,19,000 मीट्रिक टन है। पुनर्जीवित समितियाँ कितनी है? 546 नई समितियाँ, 627 कृत्रिम प्राकृतिक गर्भाधान 119,004 1,94,000 संख्या। ये 3 जीरो है नहीं सर, इसके हिसाब से जोड़ना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दिसंबर 2025 तक 3,60,758 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन भी किया है। ये इतने आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछे भी नहीं जाते। आगे चलते हैं जलीय कृषि और मत्स्य पालन विकास में। राजस्थान में मत्स्य पालन क्षेत्र न केवल राज्य के जल संसाधनों का उपयोग करके विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि ये सस्ती व प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री और ग्रामीण एवं वंचित समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करती हैं। राज्य में लगभग 4.30 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। तो राज्य में कितना जल क्षेत्र उपलब्ध है? 4.30 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिनमें से 3.36 लाख हेक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशयों के रूप में तथा 0.94 लाख हेक्टेयर छोटे तालाबों और टैंकों के रूप में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों में। ये योजना मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने, मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और मछुआरों, मत्स्य किसानों एवं संबंधित हितधारकों की आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भी शुरू की गई है। तो मछुआरों के विकास करने के लिए, मत्स्य पालन को बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ये योजना लाएगी। इसके तहत मत्स्य तालाब निर्माण किया जाएगा, झींगा पालन, कैच कल्चर, चारा मिलों जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए मत्स्य किसानों को अनुदान भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 17.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण हेतु 19 लाभार्थियों को 8.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल से झींगा पालन तालाबों के निर्माण हेतु 5 लाभार्थियों को 12 कैच कल्चर इकाइयों की स्थापना हेतु स्वीकृतियाँ भी सरकार के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है, ये क्यों लागू की गई, इसको याद रखना है।
ये देख लो दिसंबर 2025-26 तक मत्स्य उत्पादन कितना रहा, तो 78,013.03 मीट्रिक टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूरू में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला, तो खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? चूरू में। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? खारे जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन की संभावना का पता लगाना है, विशेष रूप से शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में जहां मीठे पानी के सोर्स भी सीमित हैं। चूरू में यह प्रयोगशाला स्थानीय झींगा पालन के समर्थन देने के लिए बजट पहल के तहत पूर्ण की गई। यह सुविधा झींगा किसानों को खारे पानी के परीक्षण की आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करेगी। किसानों और कृषि श्रमिकों को कल्याण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाएगी, उनका अध्ययन करते हैं। उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया। तो किसानों और कृषि श्रमिकों का कल्याण कृषि क्षेत्रीय स्थिरता विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान न केवल खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वे ग्रामीण आजीविका बनाए रखने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन समूहों को बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसी कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी आवश्यकता होती है। तो कृषक कल्याण को बढ़ाने एवं को प्रतिबद्धता कृषि, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय समृद्धि के बीच परस्पर संबंध की व्यापक समझ को भी दर्शाती हैं। तो किसानों तथा कृषि श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो पीएम किसान पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान पोर्टल। 75.17 लाख किसानों ने भूमि सत्यापन के लिए आवेदन दिसंबर 2025 तक पीएम किसान पोर्टल में कर दिया है। 21वीं किस्त के अंतर्गत 65.29 लाख किसानों को 1305 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित की गई है। 69.42 लाख किसानों को द्वारा KYC एवं आधार शेडिंग पूर्ण की गई है। लाभार्थियों की संख्या के मामले में राज्य देश के 5वें स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएम किसान पोर्टल में राज्य देश के 5वें स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो मुख्यमंत्री किसान वार्षिक सहायता पहले 2,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? 3,000 रुपये की गई है बजट 2025-26 में। चौथी किस्त के अंतर्गत 17 इतने रुपये दिए गए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में कितने दिए जाएंगे? 9,000 रुपये। प्रति किसान 1,000 रुपये की सहायता DBT के माध्यम से भेजी गई है। लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना कितनी कर दी? 1,250 रुपये की मासिक पेंशन। पात्रता क्या है? लघु एवं सीमांत किसान के लिए महिलाएं कितने वर्ष की? 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पुरुष कितने के? 58 वर्ष या उससे अधिक के। 1.97 लाख लाभार्थी इससे लाभार्थी इसमें शामिल हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद, रबी विपणन मौसम 2025-26 10 मार्च से 30 जून तक 21.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, 1.73 लाख किसान इससे लाभान्वित। 327 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद, MSP पर 2425 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद होगी। तो 2425 रुपये की प्रति क्विंटल खरीद होगी किसकी? गेहूं की। राजस्थान कृषक समर्थन योजना क्या है? तो इसमें MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक 150 रुपये प्रति क्विंटल का इसमें बोनस दिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा 320.50 करोड़ रुपये का इसमें भुगतान कर दिया गया है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 30 नवंबर 2018 तक बकाया अल्पकालिक फसली ऋणों की माफी हेतु 20.92 लाख किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो 30 नवंबर 2018 तक जो बकाया अल्पकालिक जो फसली ऋण है उनके लिए राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना लाएगी। मार्च 2025 तक 7,881.89 करोड़ रुपए की ऋण से राहत दी गई है। योजना 2019 के अंतर्गत अतिदेय मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋणों पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत भी दी जाती है। 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत किस योजना पर? राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना पर। समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण कॉर्नफेड के माध्यम से पूरक पोषण की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करवाना, लगभग 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर किया गया। दिसंबर 2025 तक 662 करोड़ रुपए की पूर्ति की गई। किसान कलेवा योजना 2014 में आएगी। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना। सुपर A एवं B श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में लागू। फल एवं सब्जी मंडी प्रांगणों को छोड़कर सभी वित्तीय रूप से सक्षम मंडियों तक विस्तार किया गया और इतने रुपए इसमें खर्च किए गए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। 30 महिला किसानों के प्रति प्रशिक्षण हेतु 3,000 रुपये की सरकारी सहायता। 30 महिला जो किसान हैं उसके प्रति प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये? 3,000 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार पर विशेष ध्यान, 3.03 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं इससे और वर्ष 2025-26 के दौरान 10,105 प्रशिक्षण स्तर भी आयोजित किए गए। कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सीनियर सेकेंडरी, स्नातक,
स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी में कृषि जो लेती हैं, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट लेती हैं बालिकाएं, तो उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। बीएससी में यदि कृषि सब्जेक्ट होती हैं या एमएससी करती हैं तो 25,000 रुपये प्रति वर्ष, पीएचडी में 40,000 रुपये प्रति वर्ष, और वर्ष 2025-26 में 25,862 लड़कियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना जो दुर्घटना के लिए लाई गई मृत्यु या दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कृषक, कृषि मजदूर और हमाल बोझा उठाने वाले को कृषि और विपणन गतिविधियों के दौरान कवर करता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कृषि उपज बाजारों के मजदूरों के जीवन कल्याण के लिए 2015 में शुरू की गई। ये योजना कब लाएगी? 2015 में। गर्भावस्था सहायता लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूरों के लिए इसके तहत क्या किया जाता है? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था सहायता में लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूरों के लिए 45 दिनों के बराबर मजदूरी उपलब्ध करवाती है। तो 45 दिन का उनका अवकाश दिया जाता है। तो 2 गर्भाधारण तक लागू होता है। नवजात बच्चे के पिता को 15 दिनों के बराबर मजदूरी दी जाती है। वर्ष 2025-26 में 24 महिला मजदूरों को 1.18 लाख रुपये वितरित किए गए। छात्रवृत्ति व मेरिट पुरस्कार तो 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती है। विवाह सहायता योजना में अपनी शादी मतलब अपनी जो श्रमिक है वो अपनी शादी या 2 बेटियों तक की शादी के लिए 75,000 रुपये उसको उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसमें पहले 50,000 रुपये उपलब्ध थे, अब 75,000 कर दिए हैं। इसमें 461 लाइसेंसी मजदूरों को 341 लाख रुपये वितरित कर दिए हैं। चिकित्सा सहायता के अंतर्गत गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय, लीवर, गुर्दा आदि के इलाज के लिए सरकारी अधिकृत अस्पतालों में 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। 3 रुपये की 20,000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसको अध्ययन कर लेना बार बार। यह आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के अंतर्गत सीवरेज, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा जलापूर्ति से संबंधित कार्यों को निष्पादन किया जाना है। 31 नगरीय स्थानीय निकायों में 43 सीवरेज परियोजनाओं 5,673 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। कौन से क्षेत्र में इनमें खर्च किए जाएंगे में से देख लेना। ये एक कब लाएगी? 1 अक्टूबर 2021 को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी फिर भी नहीं है, क्योंकि ये डेट याद रख लेना, आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमृत 2.0 का उद्देश्य क्या था? तो सीवरेज, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा जलापूर्ति से संबंधित कार्य करना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब लाएगी? 2020 में। प्रदेश में इसका नाम बदला गया था, पहले इंदिरा गांधी रसोई योजना था। प्रदेश में 230 नगर निकायों में 992 रसोइयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष कितने रुपये? 250 करोड़ रुपये का व्यय किया जाता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 125 करोड़ रुपये का व्यय किया जाकर 111.24 लाख मानव दिवस का भी सृजन किया गया। कितने का? 111.24 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसमें कितने दिन का? 125 दिन का रोजगार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी क्षेत्र में योजना का उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध करवाना। इस प्रकार ये कृषि वाला चैप्टर समाप्त होता है। अपन ने इसमें पशुपालन के बारे में पढ़ा, जल निकायों के बारे में पढ़ा, सिंचाई की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई उनका अध्ययन किया, राजस्थान में कितना उत्पादन हुआ, कौन कौन से जो फसलें हैं उनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, उनका अध्ययन किया। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले अध्याय में अपन अगले वीडियो में चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ बने रहें क्लास बीजे क्लासेज पर, क्योंकि अपन ने वही चीज़ें पढ़ी जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है और ज़्यादा समय नहीं लिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ बताएं कि इससे अच्छा मैटर ना मिल सकता है और अब ना पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।